नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मेरा नाम है जय मिश्र। शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। भारत की मेजबानी में आज से बिम्स्टेक सुरक्षा शिखर सम्मेलन। एनएसए अजीत डोभाल करेंगे अध्यक्षता। आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा समेत अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत और यूरोपीय संघ ने तीसरी भारत ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में रणनीतिक साझेदारी को किया मजबूत। एआई, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ तकनीक के क्षेत्र में सहयोग की घोषणा हुई। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज। लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की 16 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा जारी। अमेरिका के ईरान पर ताज़ा हमले के बाद तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम्स हुए सक्रिय। ईरान ने कुवैत और जॉर्डन में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। और मेसी मैजिक में गुम हुआ इंग्लैंड। आखिरी 7 मिनटों में 2-1 से हराकर अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फुटबॉल विश्व कप के फाइनल्स में। स्पेन के साथ होगा खिताबी मुकाबला। इन सभी खबरों को देखते हैं विस्तार से। भारत की मेजबानी में आज से बिम्स्टेक सुरक्षा शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। एनएसए अजीत डोभाल बिम्स्टेक के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बिम्स्टेक देशों में भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में बिम्स्टेक देश सुरक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा बिम्स्टेक के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में आतंकवाद, साइबर सुरक्षा के साथ साथ समुद्री सुरक्षा के अहम मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इंडो पैसिफिक में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए बिम्स्टेक सुरक्षा शिखर सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण। और बिम्स्टेक सुरक्षा शिखर सम्मेलन आखिर है क्या और भारत के लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? आपको बताएं कि भारत इस वक्त 5वीं समिट की मेजबानी कर रहा है। नई दिल्ली में ये कार्यक्रम होगा और नई दिल्ली में सिक्योरिटी समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ये 5वां समिट है बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक के देशों के साथ शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा होगी। नई दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन, उसका जो फोकस है वो है आतंकवाद और साइबर सुरक्षा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आतंकवाद का चेहरा बदल रहा है, तौर तरीके बदल रहे हैं और तकनीक का इस्तेमाल जिस तरह से आतंकवादी कर रहे हैं, साइबर सुरक्षा जिस तरह से पूरे क्षेत्र के लिए एक गंभीर चर्चा का विषय है, उस पर आज इस प्रमुख शिखर सम्मेलन में चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही साथ समुद्री सुरक्षा, मरीन सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि आपको पता है कि भारत फ्री एंड फेयर ओपन इंडो पैसिफिक की वकालत करता रहा है। इस लिहाज से बिम्स्टेक देशों के बीच ये जो सुरक्षा संवाद है बहुत ही आवश्यक है। बिम्स्टेक के इस पूरे समूह में 7 देश शामिल हैं। बांग्लादेश इस वक्त बिम्स्टेक का अध्यक्ष है। साझा चुनौतियों से निपटने की तैयारी, सीमा पार अपराध पर बातचीत होगी और भारत अपने क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और बिम्स्टेक क्या है वो भी आपको बताते हैं। बिम्स्टेक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 सदस्य देशों का एक समूह है। 1997 में बिस्टेक समूह के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसे बिम्स्टेक का नाम दिया गया और बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं, जिसमें बंगाल की खाड़ी की जो तटीय क्षेत्र और आसपास के देश हैं वो शामिल हैं। भारत के अलावा भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार सदस्य देश हैं। नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसके सदस्य देश हैं। सुरक्षा, व्यापार, परिवहन और ऊर्जा पर आपसी सहयोग जो बिम्स्टेक की बैठक है उसके मुद्दों में, प्रमुख मुद्दों में शामिल रहता है। हालांकि आज की जो बैठक है वो सुरक्षा संबंधी बैठक है और सभी राष्ट्रों के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं वो नई दिल्ली में होंगे और आज भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल इस 5वीं शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
पीएम मोदी चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर और एडवांस न्यूरो साइंस सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जालंधर जाएंगे और वहां वे संपर्क तथा यात्रियों को सुविधा बढ़ाने के क्षेत्र में जो आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से 5,470 करोड़ रुपए के अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। और देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च के लिए तैयार है। कल हरियाणा के जींद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसे स्वच्छ, हरित और शून्य उत्सर्जन यानी जीरो एमिशन परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आइए देखते हैं देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन की कुछ झलकियां। तो आप देख रहे थे नमो ग्रीन ट्रेन की कुछ झलकियां, जिसको कल राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जींद हरियाणा में होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की तीसरी बैठक कल ब्रसेल्स में आयोजित हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे। बैठक में दोनों पक्षों ने मजबूत और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला, महत्वपूर्ण एवं उभरती तकनीकों, स्वच्छ ऊर्जा और नवाचार, डीप टेक स्टार्टअप्स, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की। इन सभी नेताओं ने आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने तथा ऐसी भविष्य की साझेदारी विकसित करने के संकल्प को दोहराया, जिससे उद्योगों और आम नागरिकों दोनों को लाभ मिल सके। बैठक को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद भारत और यूरोपीय संघ के बीच महत्वाकांक्षी, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में जारी प्रयासों को और गति दे रही है। उन्होंने कहा कि यह परिषद साझा प्राथमिकताओं को ठोस सहयोग में बदलकर भारत EU रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का काम कर रही है। This is a historical year in the ties between the EU and India. We concluded the mother of all trade deals, as Her Excellency Ms. von der Leyen called the EU-India Free Trade Agreement. The Trade and Technology Council and the Free Trade Agreement are actually mutually reinforcing instruments. We are helping create the framework for greater trade and business through the Free Trade Agreement. We are actionating agenda items through the TTC to ensure that we bring the FTA to life as soon as we can. We look forward to witness the signing of the EU-India FTA later this year. Both the EU and India are committed to building upon the momentum
that has been created, the momentum built on mutual trust and our shared vision to deliver mutually beneficial outcomes in a spirit of partnership, respect for the shared prosperity of businesses and the people of the European Union and India. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दुनिया भर में मौजूदा संघर्षों के कारण पैदा हुई वैश्विक आर्थिक अस्थिरता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर व्यापार और कारोबार के लिए मजबूत व्यवस्थाएं निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं। The multilateral trading system is undergoing great turbulence around the world, and therefore our shared commitment to a rules-based, open, inclusive, and non-discriminatory World Trade Organization will help us steer progress at the WTO in the future. वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और इस समय आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं, बाजार तक पहुंच की चुनौतियों और तकनीकी अंतर जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। ऐसे समय में भारत और यूरोपीय संघ जैसी भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदारियां आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। Had a very productive meeting of the Trade and Technology Council. Strengthening resilience of supply chains is today clearly a global priority. India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains. इससे पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ भारत और यूरोप के उद्योग जगत के नेताओं के साथ भारत EU बिजनेस राउंड टेबल में मुलाकातें की। बैठक में व्यापार, निवेश, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता दिखाई दी। साथ ही उद्योगों के बीच नई साझेदारियों पर संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता संबंधों में एक नया अध्याय खोल रहा है। पीयूष गोयल ने कहा कि अब ध्यान इस समझौते की संभावनाओं को कारोबार के लिए वास्तविक अवसरों में बदलने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और दोनों अर्थव्यवस्थाओं में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने पर है। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम यानी IRCTC की वेबसाइट का नया परीक्षण संस्करण शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य रेल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और यात्री अनुकूल बनाना है। IRCTC की नई वेबसाइट कल रात 9 बजे से शुरू हो गई। नई IRCTC ने इस नए परीक्षण संस्करण में 4 प्रमुख सुधार किए। पहला, इसमें अब अनावश्यक कैप्चा, पॉपअप्स, चमकदार चित्र या उपयोगकर्ता का ध्यान भटकाने वाले अन्य तत्व नहीं होंगे। दूसरा, यात्री अब सभी श्रेणियों में सीट की उपलब्धता एक साथ देख सकेंगे। तीसरा, यह तेज भुगतान प्रक्रिया की सुविधा देता है, जिससे टिकट बुक करने के लिए आवश्यक चरणों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सुधार ये कि वेबसाइट यात्रियों की जानकारी सुरक्षित रखेगी, जिससे दोबारा टिकट बुक करना और अधिक आसान हो जाएगा। इस बीटा वर्जन पर उपयोगकर्ता से सुझाव मांगे गए हैं, जिससे भविष्य में वेबसाइट के आगामी संस्करणों में और सुधार किए जा सकें और यात्रियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। न्यूज़ 10 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सपा नेता आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ओर से संचालित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में बिना नक्शा पास कराए बने 38 भवनों को अब रामपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध घोषित कर दिया गया है। अब इनके ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए हैं। इन सभी पर बुलडोजर का साया मंडरा रहा है। व्यक्तिगत सुनवाई के बाद आरडीए के उपाध्यक्ष की ओर से जौहर विश्वविद्यालय को 15 दिन में भवन खाली करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद कभी भी इन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत इस कार्रवाई को किया गया है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। ओडिशा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा रथ यात्रा के लिए रथ पर विराजमान हुए हैं। पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों की पारंपरिक रथ प्रतिष्ठा पूजा की। इसके बाद गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने पहिंदी विधि के तहत सोने की झाड़ू के रथ के आगे सफाई की। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन रथों में विराजमान होकर श्रद्धालुओं को, भक्तों को दर्शन देते हैं। वे श्री मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर जाएंगे, जिन्हें भगवान जगन्नाथ की मौसी का निवास स्थान माना जाता है। शाम 4 बजे श्रद्धालु तीनों रथों को खींचते हुए इन तीनों ही भगवानों को 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना करेंगे। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडीचा मंदिर में होगा। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा 9 दिनों तक गुंडीचा मंदिर में ही ठहरेंगे। यात्रा पूरी करने के बाद उन्हीं रथों पर वे श्री मंदिर लौटेंगे, जिससे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है या वापसी रथ यात्रा। पुरी में लाखों की संख्या में इस वक्त श्रद्धालु हैं और यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई। उधर गुजरात के अहमदाबाद में भी आज भगवान जगन्नाथ की विशेष प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जा रही है। अहमदाबाद के जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आज सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई। इस मंगला आरती में गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ शामिल हुए। सुबह 7 बजे भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ निकाला गया। सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने रथ के आगे सोने की झाड़ू से सफाई की, रथ को हरी झंडी दिखाई। रथ यात्रा में ट्रकों में अलग अलग संदेशों वाली झांकियां भी निकाली गई। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ ऐतिहासिक व्यापार, आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत से ब्रिटेन के लिए इस समझौते के तहत पहली समुद्री निर्यात खेप भी रवाना कर दी गई। इसके तहत 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया गया। महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नावाशेवा और मुंबई के सीब्स SEZ से विभिन्न उत्पादों के निर्यात को औपचारिक रूप से झंडी दिखाई गई। देश के सबसे बड़े कंटेनर कार्गो बंदरगाह न्यावाशेवा से 7 निर्यातक कंपनियों की पहली खेप ब्रिटेन के लिए रवाना है। इनमें रसायन, दवा, प्लास्टिक, खाद्य उत्पाद, एंजाइम और मसाला जैसे विभिन्न क्षेत्रों के उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका ने कल लगातार 5वें दिन ईरान पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक करीब 7 घंटे तक चले ऑपरेशन में हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन ठिकानों, 9 सैनिक संसाधनों और कोस्टल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी हमलों का लक्ष्य उन ईरानी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाना है जिसका इस्तेमाल हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों को खतरे में डालने के लिए किया जा सकता है। तो दूसरी ओर जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ हमला किया। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेहरान समझौते के लिए आगे नहीं आया तो अगले हफ्ते बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने एक बार फिर से फीफा विश्व कप के फाइनल्स में जगह बना ली है। इंग्लैंड के खिलाफ लंबे सेमीफाइनल में पिछड़ने के बावजूद लियोनेल मेसी की टीम ने आखिरी मिनटों में शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की और अब खिताबी मुकाबले में उसका सामना स्पेन से होगा। अटलांटा से अभिषेक महाजन की ये रिपोर्ट।
अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेले गए फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल के पूरे मुकाबले में आखिरी तक ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ने फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। मैच के 55वें मिनट में एंथनी गॉर्डन के गोल ने थ्री लॉयंस को बढ़त दिलाई और अनुशासित रक्षात्मक खेल के दम पर इंग्लैंड 60 साल बाद विश्व कप फाइनल में पहुंचने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा था। लेकिन चैंपियन टीम आखिरी सीटी बजने तक हार नहीं मानती। विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर अर्जेंटीना ने एक और यादगार वापसी की। 85वें मिनट में एंजो फर्नांडिस ने बराबरी का गोल दागा, जबकि इंजरी टाइम में मैदान पर उतरे लाउतारो मार्टिनेज ने विजयी गोल कर इंग्लैंड का सपना चकनाचूर कर दिया। अर्जेंटीना अर्जेंटीना आज हम आए यहाँ मैच देखने अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में, और अर्जेंटीना जीत गई है। We really enjoyed ourselves here. अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी भले ही गोल नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें फुटबॉल इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में क्यों गिना जाता है। उनकी शानदार विजन, नेतृत्व क्षमता और 2 निर्णायक असिस्ट ने अर्जेंटीना की इस ऐतिहासिक वापसी में अहम भूमिका निभाई। मैच खत्म होने की काफी देर बाद तक जश्न का सिलसिला जारी रहा। अटलांटा की सड़कों और स्टेडियम में हर तरफ आसमानी और सफेद रंग की जर्सियों का सैलाब उमड़ पड़ा। अर्जेंटीना के प्रशंसकों ने टीम की इस यादगार जीत का जमकर जश्न मनाया। अब मंच तैयार है विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मुकाबले के लिए। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का सामना फाइनल में स्पेन से होगा, जहां दोनों टीमें फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने के लिए आमने सामने होंगी। दिल टूटने से लेकर जश्न तक कुछ ही मिनटों में अर्जेंटीना ने मैच की पूरी कहानी ही बदल दी। मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना टीम की एक और यादगार वापसी, और खिताब से वो बस एक कदम दूर। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, अटलांटा, जॉर्जिया। मैच खत्म होने के काफ़ी देर बाद तक जश्न का सिलसिला जारी रहा। अटलांटा के सड़कों और स्टेडियम में हर तरफ आसमानी और सफ़ेद रंग की जर्सियों का सैलाब उमड़ पड़ा। अर्जेंटीना के प्रशंसकों ने टीम की इस यादगार जीत का जमकर जश्न मनाया। हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन ने स्टेडियम के बाहर मौजूद प्रशंसकों से बातचीत की। कमाल का मुकाबला देखने को मिला। सेमीफाइनल 2 में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को मात दे दी और 85वें मिनट में पहला गोल हुआ, और एक तरह से एक समय ये लग रहा था कि शायद अर्जेंटीना वो मुकाबला हार जाएगी, लेकिन कमाल का कमबैक। कुछ फैंस हमारे साथ हैं, स्पेक्टेटर्स जो अंदर मैच देख रहे थे अटलांटा स्टेडियम में। क्या कहना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं और ये मैच देखने आए हैं स्पेशली? वी आर फ्रॉम, हम लोग मेरीलैंड से हैं, एंड घर मेरा नेपाल है पर born and raised लखनऊ. So it was a very nice game. Argentina played very good. They came from the back. That's what they do, coming from the back, and they're going to win the World Cup. आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कमबैक किया उन्होंने? वो तो पहले मैच से ही आप देखो तो इसे पहला का मैच भी कमबैक किया था। एक गोल जब हो गया इंग्लैंड का, हम लोग लाइक वी आर वेटिंग फॉर अनदर वन एंड वी गॉट इट। वी एंजॉयड द गेम। It was very beautiful game, yeah. एक समय ये लगा था कि जब 85वें मिनट तक कोई गोल नहीं हुआ था कि अर्जेंटीना शायद ये मैच जीत नहीं पाए। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं लगा, because Argentina is Argentina. You have to have faith ना. You have to have faith. So विश्वास यही करते रहते हैं ना। Yes. हाँ, राउंड ऑफ 32 कैप वर्दे, 16 इजिप्ट, क्वार्टर फाइनल स्विट्जरलैंड, ऑल कम बैक, राइट? फिर अगेन I don't know, for some reason लग रहा है आदत पड़ गई है कि पड़ गई है फैन को टॉर्चर देने की, लेकिन इन द एंड मजा आ रहा है। सो बहुत अच्छा हो गया, फाइनल भी जीतेगा। इन सभी का ये मानना है कि अर्जेंटीना का कमबैक हुआ, लेकिन इनको पूरा विश्वास था, चाहे 85वें मिनट में गोल किया, लेकिन पूरा विश्वास था कि अर्जेंटीना पहले के मैचेस की तरह, नॉकआउट मैचेस की तरह कमबैक करेगा। और एक बार चेयर कर दो अपनी टीम के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, अटलांटा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में एडजबस्टन में खेले गए पहले वनडे मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया था। भारत के पास इंग्लैंड के खिलाफ लगातार चौथी वनडे सीरीज जीतने का मौका है।
टीम इंडिया ने 2021 में घर पर 2-1, 2022 में इंग्लैंड में 2-1 और 2025 में भारत में 3-0 से सीरीज अपने नाम की थी। 3 मैचों की इस सीरीज में पहला वनडे 6 विकेट से जीत करके अब टीम 1-0 की बढ़त बना चुकी है। न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।